हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आपके लिए लेके आया हूं आयनिक इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट नंबर का लेक्चर। आप लोगों ने अभी तक इतनी बातें पढ़ ली है। पीएच के बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल कर ली, सॉल्ट एनालिसिस या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में सारी डिटेल कर ली और बफर सोल्यूशन के बारे में भी डिटेल कर ली। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। तो चलो दोस्तों, जरा सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट पे चलते हैं। तो देखिए यार, आज हम लोग जिस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। देखो, सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप ये मान के चलो, यदि आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आता है तो प्रोबेबिलिटी दो जगह की सबसे हाई होती है, या तो पीएच से क्वेश्चन आता है या फिर सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है। इस वजह से ध्यान रखिएगा, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट को हमें बहुत अच्छे से करना है। तो चलो देखिए, सबसे पहले हम लोग सॉल्बिलिटी को करते हैं कि यार ये सॉल्बिलिटी है क्या और किस तरह से काम करेगी। ठीक है ना? यदि हमें कहीं बात करनी है तो हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सॉल्बिलिटी की, कि सॉल्बिलिटी क्या है और किस तरह से काम करेगी। तो चलो देखो, सॉल्बिलिटी होती क्या है। सॉल्बिलिटी हम लोग लेते हैं, ये देखो हमने क्या किया, एक सॉल्वेंट ले लिया कुछ इस तरह से, और इसमें हम लोगों ने क्या डाला? सॉल्यूट डाला। अब जरा दोस्तों इस बात को समझिएगा कि हम सॉल्बिलिटी क्या लिखते हैं, और ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट है। इस तरह से हम लिखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, total amount of solute dissolve in 1 liter of solution। तो मेरे दोस्त, सॉल्बिलिटी क्या होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट पड़ा है। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट पड़ा है उसको सॉल्बिलिटी कहते हैं, और उसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कहीं रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो दोस्त किससे किया जाता है? स्मॉल एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी यूनिट जो हम लोग जनरली लिखते हैं वो लिखते हैं क्या? ग्राम पर लीटर। ठीक है, ग्राम पर लीटर। ये हम क्या करते हैं? इसकी यूनिट लिखते हैं। तो सॉल्बिलिटी की बात समझ गए क्या? कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में डालते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना सॉल्यूट डिसॉल्व है ये चेक करते हैं। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जब आप ऐसा करते हो तो जरा देखो होता क्या है, गौर समझिएगा। हमारे पास कुछ इस तरह से, इस सॉल्यूट का नाम क्या है? AB। तो जरा देखिए, AB सॉलिड, इक्विलिब्रियम बनती है AB एक्वस, इक्विलिब्रियम बनती है AB आयन एक्वस और AB निगेटिव आयन एक्वस। अब इस बात को मेरे बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि हम इसके A मोल लेते हैं, हमने इसके A मोल लिए, ठीक है, इसमें से X पार्ट सॉल्युबल हो गया। ये देखो, हमने इसके A मोल लिए और A में से X पार्ट सॉल्युबल हो गया। ठीक है, तो जरा गौर से समझिएगा इस बात को कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं। ये X सॉल्युबल हो गया T = 0 पे। पहली सिचुएशन क्या है? पहली सिचुएशन में मैंने सिर्फ इस रिएक्शन को दिखाया है। जब ये सॉलिड पानी में जाता है तो पहले सॉलिड था, फिर वो AB इक्वस हुआ, और AB इक्वस हुआ तो ये सिचुएशन। अब गौर समझिए, आफ्टर T सेकंड ये तो ऐसा ही रहेगा, ये पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया इस फॉर्म में। ये देखो ऐसे। तो इक्विलिब्रियम ये है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इस बात को मेरे दोस्तों जरा अच्छे से समझिएगा। इसका मतलब हुआ कि सॉलिड पूरा 100% डिसॉल्व नहीं हो रहा है। सॉलिड पूरा 100% डिसॉल्व नहीं हो रहा है। देखो, इसकी वैल्यू अभी भी A-X लिखी है, मगर जो पानी के अंदर AB मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो गया है वो पूरा का पूरा डिसोसिएट होकर डिसॉल्व हो जा रहा है। वो पूरा का पूरा डिसोसिएट होकर डिसॉल्व हो रहा है, और इस X को ही हम क्या नाम देते हैं? S। ये S है, ये S है, इसी को S कहा जाता है सॉल्बिलिटी। इसी को मेरे दोस्त क्या कहते हैं? सॉल्बिलिटी कहते हैं। देखो, एक्चुअल में रिएक्शन ऐसे चल रही होती है। एक्चुअल में रिएक्शन कैसे चलती है? ऐसे। मगर इसी को हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में कैसे लिख देते हैं?
ऐसे लिख देते हैं। जब अब हम लोग क्वेश्चन आगे करेंगे तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से। अब जब हम ऐसे लिखते हैं तो बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार आपने ये लिखा कैसे। ये देखो S 0 0 0 S S, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप डायरेक्ट सॉल्युबल पार्ट दिखा रहे हो। आप डायरेक्ट कौन सा पार्ट दिखा रहे हो? सॉल्युबल पार्ट दिखा रहे हो। टोटल ए बी कितना लिया है ये दिखाई नहीं रहे हो, जबकि टोटल ए बी कितना लिया था? ए। हम डायरेक्ट सॉल्युबल पार्ट दिखा रहे हैं कि x सॉल्युबल पार्ट है और ये x आया और ये फिर 0 0 हो गया। ये वाला पार्ट दिखाते हैं, ये वाला पार्ट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इधर वाला पार्ट। ठीक है, तो जरा गौर से बात ध्यान रखिएगा। S सॉल्युबिलिटी है 0 0, तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है वो पार्ट जो सॉल्युबल हो रहा है, तो वो तो 100% सॉल्युबल होगा ना, क्योंकि तुमने डायरेक्ट सॉल्युबल पार्ट दिखाया है। जो हमने ए बी टोटल लिया है वो दिखाई नहीं रहे। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो लिखा होता है वो दिखता नहीं है। जैसे बच्चों को इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है, तो यदि मैंने इक्विलिब्रियम लगा रखा है तो जरा ध्यान दो, रिएक्टेंट बचना चाहिए, है ना। इक्विलिब्रियम में तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों होते हैं, तो रिएक्टेंट बचना चाहिए। और यहां देखो तुमने सारा का सारा रिएक्टेंट खत्म कर दिया। तो कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन आता है कि इक्विलिब्रियम भी है और ए भी खत्म भी हो गया है पूरा, ये कैसे? तो ये ऐसे है कि हमने इसकी रियल वैल्यू दिखाई नहीं है, हमने सिर्फ वो वैल्यू दिखाई है जो सॉल्युबल है। हमने सिर्फ वो वैल्यू दिखाई है, रिप्रेजेंट कराई है जो सॉल्युबल है। इस वजह से ये पूरी वैल्यू खत्म हो गई। इसकी रियल वैल्यू तो कितनी थी? ए थी। तो रियलिटी में ये जो आंखों का धोखा है, ये लिखा है a-x, मगर हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उस ए वैल्यू का इस इक्विलिब्रियम में कोई काम नहीं है। इस वजह से हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कि कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि सर आपने रिएक्टेंट को 0 भी कर दिया और इक्विलिब्रियम भी लगा रखा है। तो 0 करने का मतलब इसलिए है क्योंकि हमने सिर्फ वो पार्ट दिखाया है जो सॉल्युबल है, इसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इन सॉल्युबल पार्ट को मैंने रिप्रेजेंट ही नहीं कराया है, तो सॉल्युबल पार्ट 0 हो गया। इनसॉल्युबल पार्ट अभी भी है, मतलब ये जो चीज है वो ये है। तो t समय बाद ये वाला पार्ट तो सॉल्युबल हो गया, है कि नहीं? तो पहले कितना था? a, अब कितना बचेगा? a-x। पहले कितना था? a, t = 0 पर, अब कितना बचा? a-s। तो जब आप a दिखाओगे नहीं तो ये पूरा पूरा 0 दिखाया जाएगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि a के रिस्पेक्ट में हमसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता है। पहला पॉइंट समझ गए। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा पार्ट, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने में कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन आता है, इसलिए रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट बता रहा हूं। आप यहां सॉल्युबिलिटी लिखोगे 0 0, t = 0 पर। ठीक है। एट इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ? एट इक्विलिब्रियम पे ये सारा का सारा पार्ट 0 कर दोगे, क्योंकि ये सॉल्युबल पार्ट दिखाया गया है। क्योंकि ये सॉल्युबल पार्ट दिखाया गया है, बार बार इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सॉल्युबल पार्ट पूरा का पूरा 0 कर दोगे। क्यों? क्योंकि वो पार्ट रिप्रेजेंट कराया गया है जो सॉल्युबल है, और सॉल्युबल है तो ऐसे आ गया। ठीक है। अब कहानी को आगे बढ़ाया जाए। इतनी बात समझ गए? अब जरा देखो यार, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो सभी बच्चों को पता है कि जब ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो ऐसे लिखी जाएगी। इक्विलिब्रियम इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ AB। AB क्या है? सॉलिड है। तो मैंने बताया था इक्विलिब्रियम में सॉलिड लिखा नहीं जाता, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इक्वल टू ये। तो देखो ये वाली बात आ गई। इसी को हम लोगों ने एक नया नाम दे दिया KSP। क्या नाम दे दिया? KSP। KSP मींस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। KSP मींस दोस्त सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? A आयन, B आयन। और A की वैल्यू कितनी है? S। B की वैल्यू कितनी है? S। तो ये कितना हो गया? S²। तो इसका मतलब हो गया KSP = S²। मतलब सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन आ गया। सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन आ गया। अब गौर से समझना मेरी बात को। ये मेरे दोस्त क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इस वजह से ध्यान रखना, ये ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर और रिएक्शन कोएफिशिएंट। किसी भी मॉलिक्यूल का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है मेरे दोस्त,
रिप्रेजेंटेशन चेंज किया है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, रिएक्शन के बेसिस पे रिएक्शन को सपोर्ट करने के लिए नाम चेंज किया गया है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा और रिएक्शन कोएफिशिएंट पे डिपेंड करेगा और किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ए आयन और बी आयन, उनकी वैल्यू आपने डाल दी क्या, एस और एस। ये देखो इक्विलिब्रियम पे एस स्क्वायर आ गया। तो पहली बात दिमाग में बैठा लो, किसी भी मॉलिक्यूल का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। पहला पॉइंट, किसी भी मॉलिक्यूल का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट उन्हीं मॉलिक्यूल का पढ़ा जाता है जो स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर में, मतलब जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ना के बराबर होती है, उन्हीं का हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं। इसी वजह से जनरली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 1 होती है। जनरली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 1 होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम उन्हीं मॉलिक्यूल के बारे में यहां डिस्कस करते हैं जो वाटर में ना के बराबर सॉल्युबल होते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इसीलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन 1 आएगी हर समय, इस बात को ध्यान रखना। तो 2 पॉइंट बताए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये बात ध्यान रख लो, इसलिए वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरी बात बताई, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम जिनका निकालते हैं वो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा लेस देन 1 आएगा। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दो बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को निकालना सीखते हैं कि किसी भी कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला कैसे जाता है। जैसे एक कंपाउंड ये लिखा है, गौर से देखिए, एक कंपाउंड हमने लिखा आयनिक सॉलिड लिखा है, एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल है A3B2 सॉलिड और ये ऐसे ब्रेक हो रहा है पानी में डालने पर, A3B2 इस तरह से दोस्तों ब्रेक हो रहा है ये। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, सपोज करो इसकी सॉल्युबिलिटी S है, किसकी, A3B2 की, ठीक है। तो जब कोई समय नहीं बीतेगा तो ये, जब इसको पानी में डाला तो सॉल्युबिलिटी S है ना, तो ये 0 हो गई, ये कितनी हुई 3s, ये कितनी हुई 2s, क्यों, यहां पे क्या है 1 लिखा है। जब इसका 1 मोल ब्रेक होता है तो इसके 3 मोल फॉर्म होते हैं, 1:3 में, तो जब s ब्रेक होगा तो 3s फॉर्म होंगे, ये 2s फॉर्म होगा। तो हमसे किसी ने कहा KSP लिख के दिखाओ, तो मैंने बच्चों KSP लिखा, क्या, एक्टिव मास ऑफ A की पावर 3, एक्टिव मास ऑफ B की पावर 2। अब इनकी वैल्यू डाल दो, तो 3s का क्यूब और 2s का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ गई, 27 इंटू 4 इंटू s की पावर 5। ये हमारा KSP निकाला है। तो बात समझ में आई, KSP कैसे निकालोगे, किसी का भी KSP हम इस तरह से निकालेंगे यदि हमें कहीं KSP निकालने की जरूरत पड़ेगी तो। अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं, जरा इस चीज को पढ़ो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर एंड कॉमन आयन सॉल्वेंट। अब इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन कॉमन आयन सॉल्ट क्या है। इस बात को समझाने के पहले इसके पीछे एक क्वेश्चन करता हूं, जरा इस क्वेश्चन को पहले हम लोग करते हैं, गौर समझिएगा बच्चों। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है जो कुछ ऐसा है, जरा देखिए, मैंने आपसे कहा सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl सॉलिड in water is 1 into 10 की पावर -9 ग्राम पर मोल पर लीटर, ठीक है। मैंने पूछा कैलकुलेट KSP ऑफ AgCl, तो बच्चों ने कैसे निकाला, बच्चों ने कहा सर ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बच्चों ने 2 मिनट में कर दिया। ये ऐसे किया, ठीक है ना, आयन वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल है, ये आ गया, प्लस दोस्तों क्या आ गया, ये आ गया, ऐसा ठीक है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन तो है नहीं। अब बताओ जरा इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 1 into 10 की पावर -9, 0 0 t इक्वल टू 0 पर बस 2 ही इक्वेशन लिखनी है, एक t इक्वल टू 0 की, एक इक्विलिब्रियम की। जब भी कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है मेरे दोस्त, जब भी कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है मेरे दोस्त, तो कॉन्सेप्ट एक ही है, t इक्वल टू 0 की लिखो और t इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिखो, बस अपने आप क्वेश्चन में जो भी पूछेगा आ जाएगा। t इक्वल टू इक्विलिब्रियम में क्या हुआ, पूरी की पूरी सॉल्युबिलिटी डिसोसिएट हो गई, ये आ गई,
और ये आ गई, है कि नहीं भाई? यहां भी 1 लिखा है, यहां भी 1 लिखा है, यहां भी 1 लिखा है, तो 1:1 में सब कुछ चल रहा है। तो जितना ये ब्रेक होगा उतना ही ये फॉर्म होगा, उतना ही ये फॉर्म होगा। तो KSP इक्वल टू क्या लिख गया? एक्टिव मास ऑफ AgN एक्टिव मास ऑफ Cl। वैल्यू डाल दी 1 × 10⁹ इंटू 1 × 10⁹। तो वैल्यू कितनी आ गई? तो वैल्यू आ गई मल्टीप्लाई में है तो 1 × 10⁻⁻18। ये आ गया हमारा AgCl का क्या? KSP। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को हम यहां करते हैं। यहां पर कोई दिक्कत तो थी नहीं बच्चों। अब देखो मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूं एक साथ, गौर से समझिए। अब देखता हूं कि इन क्वेश्चनों को आप कैसे करते हो। 2 क्वेश्चन एक साथ, ठीक है। पहला क्वेश्चन दोस्त देखो, मैंने कहा सॉल्विलिटी ऑफ, गौर से देखिएगा, AgBr या AgCl ही कर लो, ठीक है। सॉल्विलिटी ऑफ AgCl इन वाटर, अब जरा गौर से ध्यान देखिएगा। सॉल्विलिटी ऑफ AgCl इन वाटर ऐसे कर लो, लैंग्वेज थोड़ी चेंज करता हूं, ऐसे कैलकुलेट। देखिए बच्चों, कैलकुलेट सॉल्विलिटी ऑफ AgCl in water if KSP of AgCl is 1 × 10⁻⁻18। ठीक है, पहला क्वेश्चन। डिट्टो यही क्वेश्चन यहां पे लिखा, जैसे आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पाए। कैलकुलेट, ठीक है, सॉल्विलिटी ऑफ AgCl in 0.1 molar NaCl solution if KSP of AgCl is 1 × 10⁻⁻18। देख लो दोनों क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। आपके सामने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा है। अब यार मुझे इसको सॉल्व करना है दोस्त, तो जरा देखो कैसे सॉल्व करोगे, इस बात को जरा समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि हमारे पास पानी है, वाटर है। वाटर तो आप जानते ही हो, जल ही जीवन है ना। तो हमारे पास वाटर है, इसमें मैंने AgCl डाल दिया है, AgCl डाल दिया है। तो बताओ ये पानी में कितना डिसॉल्व हुआ है, सॉल्विलिटी पूछ रहा है। तो हमने कहा यार हम निकाल देंगे, हमने इसको तुरंत ब्रेक किया। AgCl गिव्स AgIn और Cl आयन, इसकी सॉल्विलिटी S 0 0, तो 0 S S T = 0 और ये क्या हुई, इक्विलिब्रियम, ऐसे। तो वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट लिख दूं, KSP = आ गया एक्टिव मास ऑफ A आयन एक्टिव मास ऑफ Cl आयन S × S, इसका मतलब S², और इसकी वैल्यू डाल दी 1 × 18, तो S²। तो S की वैल्यू कितनी आ गई, अभी हम पीछे निकाल के आए हैं, तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, 9 थी कि 8 थी वहां पर, 9। तो जरा देखो बच्चों, तो हमारा आंसर बच्चों कितना आ गया, जरा आप सभी बच्चे अच्छे से ध्यान दें। हमारा आंसर आ गया ये, ध्यान दीजिएगा आप लोग, डरिएगा नहीं, 1 × 10⁻⁻9। अब जरा देखो क्वेश्चन को मैंने फिर उठाया, अब यहां करते हैं। इस क्वेश्चन को करने में तो किसी को टेंशन हुई नहीं होगी, क्योंकि ये हम पीछे कर चुके। अब जरा यहां पे समझो, अब यहां पे तुमने हमसे क्या पूछा है, आपने यहां पे मेरे से कहा कि सर देखो ये NaCl का सॉल्यूशन है, वाटर नहीं है, ये NaCl का सॉल्यूशन है जिसका ये कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर NaCl, और इसमें तुमने AgCl डाल दिया है और पूछ रहे हो बताओ कितना डिसॉल्व हुआ है। दोनों में डिफरेंस ये है। अब इससे होगा क्या, जरा गौर से समझो। जैसे ही AgCl डाला आपने, तो AgCl तो भाई क्या करता है, पानी में जाएगा, इक्विलिब्रियम बनाएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसे सॉल्ट की बात कर रहे हैं जो वाटर में क्या होते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, मतलब ना के बराबर डिसॉल्व होते हैं। तो अब क्या है,
इसकी सॉल्बिलिटी S निकालनी है, ये 0। अब बताओ t इक्वल टू 0 पर। अब एक ज्ञान की बात सुनो, अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलो और जैसे ही ज्ञान की बात बता दे वैसे ही उनको बंद कर देना। कैसे, जरा समझो, गौर से बात समझना। 3 चैप्टर में ये चलेगा, थर्मोडायनेमिक्स में भी, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, आयनिक इक्विलिब्रियम में, और जहां जहां इक्विलिब्रियम आएगी वहां पर ये कॉन्सेप्ट चलेगा। जब भी कहीं पर इक्विलिब्रियम है, जब भी कहीं पर मेरे दोस्त इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम में सारा कंसंट्रेशन आयन का लिखा जाता है। वो आयन कहां से आया है, किसका है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहां पर हमें Cl आयन का कंसंट्रेशन लिखना है, तो वो Cl आयन AgCl का है या वो Cl आयन Na का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सारा कंसंट्रेशन लिखना होगा। Na आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0.1, तो Cl आयन का भी कितना होगा, 0.1, तो 0.1 हमने लिखा है। ये AgCl वाले Cl आयन का नहीं है, Na वाले का है। क्यों, सॉल्यूशन में Na के आयन, जैसे ही NaCl का सॉल्यूशन था तो Cl आयन तो पहले ही है 0.1, है कि नहीं। अब फिर तुमने AgCl डाला है तो और Cl आयन हो गए होंगे, मगर t इक्वल टू 0 पे तो वही वाले होंगे ना। तो पहला दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बैठा लो, यदि मैंने कहीं इक्विलिब्रियम लिखी तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आयन इक्विलिब्रियम में लिखा जाता है। वो कंसंट्रेशन कहां से आया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये Cl आयन NaCl के हैं, AgCl के हैं या कहीं और से आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उस सॉल्यूशन के अंदर है तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में लिखे जाएंगे, लिखे जाएंगे, लिखे जाएंगे। यदि उस सॉल्यूशन के अंदर है तो वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में लिखे जाएंगे। मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में लिखे जाएंगे, वो चाहे जहां से आए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी वजह से आप इतनी देर से वाटर का H कंसंट्रेशन वहां पे ऐड करते आ रहे थे। तो एक कॉन्सेप्ट समझ गए क्या, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में जब हम आयन के कंसंट्रेशन लिखेंगे तो वो आयन किस मॉलिक्यूल से आया है इससे कोई लेना देना नहीं है, हम टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आयन लिखेंगे। ये देखो मैंने लिखा, अब जरा गौर समझिएगा। जब ये पानी में गया, डिसॉल्व हुआ, S इतना तो पहले था और S कहां से आ गया, इससे आ गया, तो टोटल क्या हो गया, ये एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। बात समझ पाए, ये कैसे लिखा भाई, 0.1 तो पहले से पढ़े थे और S किसकी वजह से आ गए, AgCl की वजह से आ गए, तो कितना हो गया, S प्लस 0.1। क्यों, मैंने कहा इक्विलिब्रियम में टोटल कंसंट्रेशन लिखा जाता है। वो आयन का कंसंट्रेशन कहां से आया कोई लेना देना नहीं, हमें सारा इक्विलिब्रियम में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है कि इक्विलिब्रियम AgCl की है तो AgCl का सिर्फ कंसंट्रेशन लिखा जाएगा। इक्विलिब्रियम को क्या पता कि हमारा AgCl है, कोई ठप्पा थोड़ी लगा है ना। पीके मूवी से हम लोगों ने कुछ तो सीखा है, यही सीखा है कि ये जो Cl आयन है इस पे ठप्पा थोड़ी लगा है कि AgCl का Cl आयन है कि नहीं। वो तो नेकेड Cl आयन टहल रहा है, तो वो AgCl का हो या NaCl का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थोड़ा मूवी से भी सीख लिया करो, इसमें ठप्पा नहीं लगा है, तो जितना का जितना Cl आयन कंटेनर के अंदर होगा सबका सब एक साथ लिखा जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में आयन के कंसंट्रेशन हमेशा ध्यान रखना, पूरे कंटेनर के अंदर जितना भी आयन का कंसंट्रेशन है सब इक्विलिब्रियम में लिखा जाता है। कहां से आया है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठप्पा तो बाद में लगेगा ना। चलो अब चैप्टर पे आ जाते हैं, इतनी बात क्लियर है दोस्त। अब हमने KSP का फार्मूला लगाया, अगले पेज पे ले चलता हूं, जगह नहीं है। हमने KSP का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। तो देखो दोस्त, इधर कर रहा था तो इधर ही करूंगा। हमने लिखा KSP इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, कंसंट्रेशन ऑफ Cl आयन। क्या KSP की वैल्यू चेंज होगी, नहीं। मैंने आपको पढ़ाया है KSP एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तब तक चेंज नहीं होती जब तक टेम्परेचर ना चेंज हो। टेम्परेचर की कहीं बात ही नहीं चल रही, तो KSP वही रहेगा जो पहले था। Ag आयन का कंसंट्रेशन कितना, S, और Cl आयन का कितना, S प्लस 0.1। अब वैल्यू निकालो, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18, वैल्यू डाल दी, S स्क्वायर प्लस 0.1 इंटू S। ये देखो, अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनी सेकंड डिग्री की। यदि सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनी तो आपको उसी तरह से सॉल्व करनी पड़ेगी, मगर हम लोग ठहरे कौन, केमिस्ट्री वाले। केमिस्ट्री वाले मतलब मक्कार टाइप के लोग जो मैथ्स को बहुत इजीली सॉल्व कर देते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि सॉल्बिलिटी की वैल्यू देखो इतनी आई है, कितनी आई है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 9।
सॉल्बिलिटी इतनी आई थी ना पानी में, 1 इंटू 10 की पावर -9, ये पानी वाला क्वेश्चन है ना। जब सॉल्बिलिटी की वैल्यू 10 की पावर -9 है तो उसका स्क्वायर दोस्त क्या होगा, 10 की पावर -18, ये देखो लिखा है स्क्वायर। तो यार उसका स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो इतनी छोटी वैल्यू को ऐड करो इसमें या ना ऐड करो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, तो हमने इसको 0 मान लिया। 0 क्यों मान लिया, अप्रॉक्सिमल 0, निगलेक्ट कर दिया इसको। और निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, रीजन किसी ने पूछा भाई कि आप ऐसे कैसे निगलेक्ट कर सकते हो, तो हमने बताया कि यार s इज ए वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू, तो s स्क्वायर क्या होगा, और छोटा होगा। तो मैथ को इजी करने के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री वाला मैथ्स लगाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो मैथ्स को इजी करने के लिए क्या करता है, s स्क्वायर को 0 कर देता है। और जैसे ही s स्क्वायर को 0 करा तो इसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई, और s की वैल्यू दोस्त निकल के कितनी आ गई जरा बताना, अच्छे से बताओ, ये देखो आ गई। अब यहां पर हमें क्या ज्ञान की बात मिली जरा समझो, 1 इंटू 10 की पावर -17, गौर से समझना, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, ये कॉमन आयन में नहीं डाला गया था, सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये वाला पार्ट है, और फिर कॉमन आयन में डाला गया, किसकी सॉल्बिलिटी निकाल रहा हूं, AgCl की, और AgCl में 2 आयन है, Ag आयन है और Cl आयन है, और जो इसमें डाला है उसमें भी देखो Cl आयन है, तो एक आयन कॉमन हो गया कि नहीं। तो जब आप पानी में डाला तो सॉल्बिलिटी निकल के आई 1 इंटू 10 की पावर -9, इसका मतलब तुम कह रहे हो AgCl को पानी में डालोगे तो ज्यादा डिसॉल्व होगा, और AgCl को NaCl में डालोगे तो कम डिसॉल्व होगा, उसकी सॉल्बिलिटी कम आई, वो बहुत कम आई, 1 इंटू 10 की पावर -17 आई। इससे क्या गेन मिला, इससे क्या नॉलेज मिला हम लोगों को, तो दोस्तों इससे ये नॉलेज मिला, क्या नॉलेज मिला जरा समझो, हम लोगों को क्या नॉलेज मिला इससे, इससे नॉलेज मिला कि इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस। किसी ने कहा वाई, ऐसा क्यों है, ड्यू टू इक्विलिब्रियम, ऐसा क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू इक्विलिब्रियम शिफ्टिंग टूवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखो कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट है। तो किसी ने कहा यार ये क्या कहानी है, तो यार ये कहानी तुम्हें पहले से आती है, जरा बताओ, कंसंट्रेशन आप Cl आयन बढ़ाओगे इस इक्विलिब्रियम में, Cl आयन का कंसंट्रेशन बाकी सबसे ज्यादा है कि नहीं, तो कंसंट्रेशन आप Cl आयन बढ़ाओगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पीछे तो आएगा ही आएगा। क्यों, ली चार्टेरियल प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ाया था कि हम अपोज करेंगे, तो जैसे ही तुमने कंसंट्रेशन आप Cl आयन बढ़ाया तो हमने कहा बेटा मैं कम करके रहूंगा, कम करने के लिए रिएक्शन को पीछे आना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, और यदि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई तो सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी ना मेरे दोस्त, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना सॉल्बिलिटी इंक्रीज होना है, ठीक है नहीं। तो इस बात को आप समझ गए। तो हमने क्या सिखाया आपको, इतनी देर में हमने एक बात सिखाई है आपको कि जब आप किसी सॉल्ट को पानी में डालोगे तो उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, मगर यदि उस सॉल्ट को उसी के कॉमन आयन में डाल दिया, मतलब जिस सॉल्ट को डाल रहे हो उनके पास जो आयन है उनमें से कोई एक आयन यदि सॉल्यूशन में पहले से पड़ा है, सॉल्वेंट में पहले से पड़ा है, तो उसकी सॉल्बिलिटी कम आएगी, ये देखो। और क्वेश्चन करने का तरीका भी साथ साथ में बता दिया कि कॉमन आयन वाला क्वेश्चन कैसे करोगे और वाटर वाला क्वेश्चन कैसे करोगे, दोनों बातें एक साथ सिखा दी, ठीक है। क्वेश्चन करके भी दिखा दिया और साथ साथ में ये भी प्रूफ कर दिया कि सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो जाती है कॉमन आयन की प्रेजेंस में, सॉल्बिलिटी डिक्रीज हो जाती है कॉमन आयन की प्रेजेंस में, ठीक है दोस्तों। इस बात को समझ पा रहे हो ना, कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, तो चलो कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्त, इसी का एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं, जैसे आप लोगों को समझ में आए कि कॉमन आयन वाला क्वेश्चन पकड़ना कैसे, क्योंकि कॉमन आयन वाला क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आता है। देखिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया इस तरह से, ठीक है, ये देखो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन दे रहा हूं, मैंने क्या किया, Mg, ठीक है, Mg इसको ले लिया, LiOH मैंने ले लिया, या कोई एक ऐसा ही लिख लिया
ऐसा सॉल्ट बना लेते हैं, है ना, नॉर्मल सा। हमने एक सॉल्ट लिया MOH, इसकी सॉल्बिलिटी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार इसकी सॉल्बिलिटी बताओ। इन किसमें बतानी है, इन, गौर समझिएगा, इन pH इक्वल टू 8 सोल्यूशन। चाहो तो पूरी लैंग्वेज लिख देता हूं, कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ MOH बेस इन pH equal to 8 aqueous solution if KSP of MOH equal to 1 into 10 raised की पावर, ठीक है, 16। ये देखो बच्चों क्वेश्चन है। अब ऐसा कह रहा है, तो क्या ये कॉमन आयन का क्वेश्चन है मेरे दोस्त? क्या ये कॉमन आयन का क्वेश्चन है ये मेरे दोस्त कि वाटर वाला क्वेश्चन है? बताओ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वैसे आप लोग सभी बहुत टैलेंटेड हो, 2 मिनट में बातों को समझ लेते हो। तो जब भी कहीं पर, गौर से मेरी बातों को समझिएगा, वाटर छोड़ के पीएच दे, देखो पीएच देगा तो भी हमारा सॉल्यूशन कॉमन आयन बन सकता है, ठीक है। तो जब भी कहीं पर वाटर छोड़ के पीएच दे, पीएच ना दे और कुछ दे, मॉलिक्यूल लिखे, तो तुमको कॉमन आयन पकड़ना पड़ेगा। जब मॉलिक्यूल लिखता है तो कॉमन आयन आसानी से पकड़ में आ जाता है। जैसे ये देखो, आपको साफ साफ पकड़ में आ गया कि AgCl को हमने NaCl में डाला है तो कॉमन आयन हो गया, तो तुम क्वेश्चन ऐसे कर दोगे। मगर जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है इसमें देखो साफ नहीं पकड़ में आ रहा है। हमारे पास कौन है, M आयन है, कौन है, OH आयन है। इसमें कहीं M आयन OH आयन दिख रहा है? नहीं, तो हमें लग रहा है ये कॉमन आयन का क्वेश्चन नहीं है। जरा मेरे दोस्त ये बताना, ये सोल्यूशन किसका है? pH इक्वल टू 8। यदि किसी सोल्यूशन का pH इक्वल टू 8 है तो वो सोल्यूशन होगा कैसे? वो सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन होगा। और बेसिक सोल्यूशन है तो उसमें कौन है? OH आयन है ना यार दोस्त, H आयन से ज्यादा। तो इसका OH आयन कितना होगा? यदि pH 8 है तो सभी को पता है POH कितना होगा? 6 होगा। और OH आयन कंसंट्रेशन कितना होगा? कितना होगा दोस्त? 10 की पावर -6 होगा। इसका मतलब क्या है? ये हमें घुमा रहा था और इसको नहीं पता है कि हम लोग कितना घूमते हैं, है कि नहीं? हमको घुमाने की कोशिश कर रहा है और इसको नहीं पता है कि आजकल के बच्चे कितना घूमते हैं, है ना? वो पूरी दुनिया को घुमा देते हैं और ये क्वेश्चन तुम्हें घुमा रहा है, तुमने इसको घुमा दिया। कैसे? ऐसे। उसने कहा अच्छा बेटा pH इक्वल टू 8 लिख रहे हो, इसका मतलब सोल्यूशन तो बेसिक है। इसका मतलब सोल्यूशन बेसिक है, सोल्यूशन में कौन है? OH आयन। और कितने OH आयन है? 10 की पावर -6। इसका मतलब वो हमसे ये कहना चाह रहा है कि इस सोल्यूशन में 10 की पावर -6 OH आयन पहले से पड़े और आपने ऊपर से क्या डाल दिया है? MOH। अब जरा क्वेश्चन को पढ़ो। अब क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो गया। कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ MOH मॉलिक्यूल बेस इन OH आयन कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन कंसंट्रेशन इज 10 की पावर -6। ऐसे सॉल्यूशन में काउंट करो जिसमें OH आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 है। अब देखो तुम्हें साफ साफ कॉमन आयन दिखने लगा। तो जब pH देगा ना तो कॉमन आयन का क्वेश्चन है, वो दिखता नहीं है, बच्चे फंस जाते हैं। मगर आप समझदार हो, आप नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक दूसरे का साथ निभाएंगे तो कैसे फंसेंगे। अब आप समझ गए क्वेश्चन को कैसे करना है, हम लोग उसी तरह से कर देंगे। M आ गया और OH आ गया। इसकी सॉल्बिलिटी S0 और इसकी कितनी? 10 की पावर 6। कब? T इक्वल टू 0 पर। ये दोस्त कितना हो गया? सॉरी, ये दोस्त कितना हो गया? 0। ये कितना हुआ? S। और ये कितना हुआ? S प्लस 10 की पावर 6। ये तो समझ गया ना कैसे लिखा? मैंने बताया था टोटल आयन का कंसंट्रेशन लिखा जाता है। जब आपने नहीं डाला था तो सिर्फ OH आयन था, जैसे ही पानी में डाल दिया तो ये तो डिसॉल्व हो गया और इसकी सॉल्बिलिटी इतनी हो गई। अब बस फार्मूला लगा दो, डायरेक्ट लिख दो दोस्त। 1 × 10 की पावर 16 इक्वल टू S प्लस 10 की पावर 6। 1 × 10 की पावर 16 S स्क्वायर 10 की पावर 6 S। अब S स्क्वायर को यहां पर फिर मैंने निगलेक्ट कर दिया। निगलेक्ट क्यों कर दिया? क्योंकि सॉल्बिलिटी बहुत छोटी वैल्यू है। तो S की वैल्यू आ गई 1 × तो दोस्तों S की वैल्यू आ गई 1 × 10 रेज़्ड की पावर 10
और ये हमारा आंसर हो गया। ये हमारा क्या होगा दोस्त, आंसर हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कॉमन आयन का ही क्वेश्चन है यार। इस तरह का क्वेश्चन भी कॉमन आयन का क्वेश्चन, वो हमें घुमाएगा मगर हम घूमेंगे नहीं। हमारा टारगेट सिर्फ एक है, सिलेक्शन, सिलेक्शन, और कोई टारगेट नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि ये कॉमन आयन का ही क्वेश्चन है और कॉमन आयन की तरह ही अपने को करना है। अब जरा देखो यार, ये क्या लिखा है, solubility of salt in different molar ratio of cation and anion। अब जरा देखो इस हेडिंग का मीनिंग क्या है ये समझाता हूं कि ये क्या चीज लिखी है। ठीक है दोस्त, इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या बात है और कैसे काम करती है। तो जरा दोस्तों अच्छे से ध्यान दीजिए इस बात पे और फोकस करिए। देखो यार दोस्त कैसे करनी है, गौर समझो। मेरे को एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गौर से ध्यान दीजिएगा। मेरे से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो एक हमारे पास मॉलिक्यूल है AB, या फिर ऐसे ही देख लेता हूं, हमारे पास है AgCl, AgBr और AgI। इसकी बेटा KSP आपको दी है, इसका KSP दिया है 1 × 10⁻13, इसका KSP दिया है 1 × 10⁻18, और दोस्तों इसका KSP दिया है 1 × 10⁻27। अब मेरे से कह रहा है, गौर समझिएगा, अरेंज सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl, AgBr एंड AgI। ऐसा कुछ कहता है तो हम क्या करें, मॉलिक्यूल की सॉल्बिलिटी पूछ रहा है, उनके KSP दिया है, तो कैसे करें। तो एक रास्ता ये है, ऐसे करें। कहां गया, मैंने सबसे पहले किया था ना ऐसे, पानी में सॉल्बिलिटी निकाले सबकी। भाई KSP दिया था, सॉल्बिलिटी पूछ रहा था, यही क्वेश्चन तो हुआ, कैलकुलेट सॉल्बिलिटी ऑफ AgCl इन वाटर, KSP इज गिवन। तो ऐसे करेंगे। तो जब हम ऐसे करेंगे तो यार क्या क्वेश्चन हमें 3 बार करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमें 3 बार करना पड़ेगा। क्यों, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, और फिर हम उनकी कहीं सॉल्बिलिटी अरेंज कर पाएंगे। तो कैसे करोगे अरेंज। तो मेरे दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को हम चुटकियों में उड़ा देते हैं। कैसे, जरा गौर से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ऐसे क्वेश्चनों को यदि सॉल्व करना पड़ गया तो फिर हमारी क्या जरूरत है ना। तो जरा गौर से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को हम कब सॉल्व करेंगे कब नहीं। कॉन्सेप्ट पकड़ो, जो हमारा सॉल्ट है, यदि उसके, जो हमारे सॉल्ट हैं उनके यदि कैटायन और एनायन के मोलर रेशियो सेम है, ठीक है। कैटायन एनायन के मोलर रेशियो सेम है का मतलब, जैसे यहां देखो कितना कैटायन लिखा है 1 और एनायन 1, यहां पर भी 1 1 1 1। कैटायन और एनायन के मोलर रेशियो तीनों में सेम है ना। तो यदि कहीं पर कैटायन और एनायन के मोलर रेशियो सेम हो, मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल है, 1:1 1:1 1:1 या 2:2 2:2 2:2 1:2 1:2 1:2, सेम टाइप के यदि उनके मोलर रेशियो है, कैटायन एनायन के मोलर रेशियो सेम है, तो बस सिंपल सी बात है मेरे दोस्त, सॉल्बिलिटी जो होती है वो KSP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जिसका KSP ज्यादा होगा उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा AgCl, फिर AgBr, फिर AgI। ऐसे केस नंबर 1, ये हम लोगों ने केस नंबर 1 सॉल्व किया। और केस नंबर 1 क्या है, जब मोलर रेशियो सेम हो, किसका, कैटायन और एनायन का। यदि कैटायन और एनायन का मोलर रेशियो सेम है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसका KSP ज्यादा होगा उसी की सॉल्बिलिटी दोस्त ज्यादा होगी। अपने को और कुछ काम नहीं करना है, बस सॉल्बिलिटी ज्यादा किसकी, जिसका KSP ज्यादा। अब देख लो KSP किसका ज्यादा है, AgCl का कितना लिखा है 1 × 10⁻13, तो ये, फिर AgBr, फिर AgI। क्वेश्चन खत्म। अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपने को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब केस नंबर 2, गौर समझते जाइएगा, इसी के केस पढ़ा रहा हूं। देखो यार दोस्त, केस नंबर 2, यदि कहीं पर ऐसा हो
क्या हो जरा देखो, कैटायन और एनायन का मोलर रेशियो, कैटायन एंड एनायन, एनायन का मोलर रेशियो डिफरेंट हो, मोलर रेशियो कैसा है मेरे दोस्त, डिफरेंट है, डिफरेंट, बट KSP सेम है, KSP इज सेम। तब क्या होगा, अभी मैंने क्या किया था, अभी मोलर रेशियो सेम था, KSP डिफरेंट था, चेक करो है, KSP अलग अलग है, मोलर रेशियो सेम है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, अब मोलर रेशियो क्या है, डिफरेंट है, KSP सेम है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को जरा समझो। किसी ने कहा सर हम ऐसा क्वेश्चन देना चाहते हैं, एक मॉलिक्यूल है AB, एक मॉलिक्यूल है AB2, एक मॉलिक्यूल है AB3, इसका KSP है 1 × 10⁻⁻20 और जो इसका KSP है वही इसका है, सेम KSP है। ये देखो ऐसा, ये देखो। अब वो कह रहा है अरेंज सॉल्वेबिलिटी ऑफ AB, AB2 एंड मेरे प्यारे बच्चों AB3। ऐसा यदि कोई क्वेश्चन हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो जरा देखो यार, यदि KSP सेम है और मोलर रेशियो डिफरेंट है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, बस हमें क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप आंसर हमें मिल जाएगा। कैसे, जरा देखो, सॉल्वेबिलिटी जो होगी नंबर ऑफ आयंस के प्रोपोर्शनल होगी, जिसमें जितने ज्यादा आयंस होंगे उसकी सॉल्वेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसमें कितने आयंस होंगे, 2, इसमें कितने आयन होंगे, 3, इसमें कितने आयन होंगे, 4, एक ए आयन, एक बी आयन, 2 आयन, एक ए आयन, 2 बी आयन, 3 आयन, एक ए आयन, 3 बी आयन, 4 आयन। तो जितने ज्यादा आयन उतनी ज्यादा सॉल्वेबिलिटी, मतलब AB3 की सॉल्वेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर AB2 की सॉल्वेबिलिटी और फिर AB की सॉल्वेबिलिटी। बात समझ पा रहे हो? यदि कोई क्वेश्चन इस पैटर्न का है तो कुछ करना नहीं है, अपने को सॉल्व ही नहीं करना चाहिए। ये मैथमेटिकली हमने ये जो दोनों कॉन्सेप्ट बताया, ये मैथमेटिकल ट्रिक है। आप इनको मैथमेटिकली ट्रिक बोलो या कॉन्सेप्ट बोलो, क्यों? क्योंकि रूट के ऊपर बेस्ड ये चीज है। तो आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैथमेटिकल ट्रिक को प्रूफ करके ना दिखा के डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो पहला कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों क्या बताया? पहला कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि मोलर रेशियो सेम हो, KSP डिफरेंट हो। दूसरा कॉन्सेप्ट बताया KSP सेम हो, मोलर रेशियो डिफरेंट हो। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 मतलब केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में दोस्त क्या है? केस नंबर 3, यदि कैटायन और एनायन, समझना, यदि कैटायन और एनायन दोनों डिफरेंट हो, मतलब उनके मोलर रेशियो भी डिफरेंट है और KSP भी डिफरेंट है, बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर डिफरेंट। अब जरा देखो, यदि सिचुएशन ये है, कैटायन और एनायन के मोलर रेशियो भी हमारे क्या है, अलग अलग है, और उनके KSP भी अलग अलग है। यदि ऐसी सिचुएशन आ गई तो तब यार क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तब यार दोस्त हमें क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आंसर लगाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। जैसे देखो ये क्वेश्चन AgCl, इसका KSP मेरे दोस्त मैंने माना 1 × 10⁻⁻18, ठीक है। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा, ये देखो MgCl2, इसका KSP हम लोगों ने दोस्तों माना है 4 × 10⁻24। फिर है AlCl3, इसका KSP बच्चों हम लोगों ने मान लिया है 27 = 10⁻36। 30 मान लिया है ऐसे।
अब ये मेरे से पूछ रहा है इनकी सॉल्बिलिटी अरेंज करो, अरेंज सॉल्बिलिटी। अब जरा देखो, ये यदि पूछता है ऐसे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि दोनों चीजें वेरिएबल है। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन को सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करना है वो हमने पीछे दिखा दिया है, क्वेश्चन को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है ये आपको पता ही है, चाहो तो मैं डायरेक्ट आपके लिए हेल्प कर सकता हूं। जैसे देखो AgCl है, तो दोस्त AgCl कैसे लिखा जाएगा, Ag प्लस Cl आयन। इसकी सॉल्बिलिटी 0, इसकी S और S, तो KSP इक्वल टू कितना आ गया, S स्क्वायर। तो दोस्तों S इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट KSP। और KSP की वैल्यू क्या है, KSP की वैल्यू है 1 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 18। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 9। ये आंसर आ गया। अब दूसरा निकालो MgCl2। MgCl2 को जब हम ब्रेक कराएंगे तो कैसे होगा, Mg2 +2 Cl2 निगेटिव, सॉल्बिलिटी 0, ये 0, ये 2s। तो KSP इक्वल टू कितना आया, KSP इक्वल टू आया S और बटा 2s का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4s क्यूब। बात समझ पाए कैसे लिख दिया, डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब मेरे दोस्तों हम अगले पेज पे चलते हैं। तो जब आप 4s का क्यूब लिख दोगे तो s इक्वल टू कितना आ गया, KSP डिवाइडेड बाई 4 और यहां क्यूब रूट। KSP की वैल्यू कितनी है, तो KSP की वैल्यू दोस्तों है, मैंने जो लिख के दी है वो मैंने ऐसी वैल्यू लिखी है जिससे हमें कैलकुलेशन में टेंशन ना हो। 4 इंटू 10 की पावर 24, ये देखो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 24। तो मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, तो जब आपने वैल्यू डाली तो ये कट गई और ये कितना आ गया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8। एक आंसर ये आ गया। इसी तरह तीसरे को कर लिया AlCl3। AlCl3 को जब हमने निकाला तो ये आ गया, इसकी सॉल्बिलिटी 0, तो ये S और ये 3s। ठीक है, तो KSP इक्वल टू दोस्त कितना आएगा, S आएगा और 3s का क्यूब आएगा। डायरेक्ट रख रहा हूं, तो KSP इक्वल टू मेरे दोस्त आ गया 27s की पावर 4, है ना। अब 27s की पावर 4 का मतलब हुआ KSP इक्वल टू, ठीक है, यहां पे 4 रूट हो गया और KSP डिवाइडेड बाई 27। अब वैल्यू कितनी है जरा देख लो, वैल्यू लिखी है 27 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 30। इस माइनस 30 को माइनस 40 कर लेते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 27 इंटू 10 की पावर माइनस 40। अब हम जाके इसको डाल देते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने वैल्यू डाल दी, क्या 4 रूट लगा है और लिखा क्या है 27 इंटू 10 रेज़ की पावर माइनस 40 डिवाइडेड बाई 27। तो KSP की वैल्यू आ गई 4 रूट ऑफ 10 की पावर 40, मतलब 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10। अब आप चेक कर लो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आई है, सबसे कम किसकी आई है। इसकी 10 की पावर माइनस 10 आई है दोस्त, इसकी 10 की पावर माइनस 8 आई है, सॉरी उसकी कितनी आई है, उसकी आई है 10 की पावर माइनस 9। तो सबसे ज्यादा किसकी हुई सॉल्बिलिटी, तो सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी हुई जाके MgCl2 की, फिर किसकी आई AgCl की, फिर किसकी आई AlCl3। तब ऑर्डर हमारा ये बना। यदि दोनों वेरिएबल है तो सॉल्व करके देखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि दोनों वेरिएबल होने का मतलब यहाँ क्यूब रूट भी चेंज हो रहा है, रूट चेंज हो रहा है, वो स्क्वायर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, टेट्रा रूट भी हो सकता है। यदि नंबर ऑफ मोल रेशियो चेंज होते हैं तो क्यूब रूट चेंज होता है, नंबर ऑफ मोल रेशियो चेंज होते हैं तो क्यूब रूट चेंज होता है, और अंदर की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो पता नहीं लगता है मैथ के हिसाब से कि कौन सी वैल्यू बढ़िया आएगी। मगर कोई एक चीज चेंज होती है तो मैथ के हिसाब से अपने आप पता चल जाता है बिना सॉल्व करे। इस वजह से मैंने पीछे 2 केसों में मैथ लगा के उनको इजी कर दिया है। मगर यदि केस ऐसा हो तो आप इसको पूरा सॉल्व करोगे और वैल्यू को निकालोगे मेरे दोस्त। क्या करोगे, पूरा सॉल्व करोगे और वैल्यू को निकालोगे मेरे दोस्त। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, कर लोगे ना मेरे दोस्तों। चलो टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। सॉल्बिलिटी इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये बात हमने अभी पहले ही करा दी। अब जरा देखिए, थैंक यू अभी नहीं आएगा, इससे पहले हम लोग एक हेडिंग करेंगे। देखो यार प्यारे बच्चों, यहां तक की बात आ गई है, अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा।
बच्चों ने कहा सर कहानी को और आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो मैंने एक उनको टर्म दिया आयनिक प्रोडक्ट, कि ये आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। आयनिक प्रोडक्ट, अब देखो जरा ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ सॉल्ट ये क्या चीज है, इसको बताते हैं। गौर से मेरी बात को सुनिएगा, ये बात आप पहले से जानते हो, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में दो बातें की थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्वाइटेंट रेशियो, ध्यान है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्वाइटेंट रेशियो, उसी क्वाइटेंट रेशियो को यहां आयनिक प्रोडक्ट बोला जाता है। तो यदि आप चाहें तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, उसी क्वाइटेंट रेशियो को यहां आयनिक प्रोडक्ट बोला जाता है। तो कैसे होता है जरा देखिए, ये हमारा AB सॉलिड है, ये जब वाटर में गया तो इसने क्या बनाया दोस्तों, A आयन इक्वस, और क्या बनाया, B आयन इक्वस। इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, S, इसकी कितनी है, 0 0 एट T इक्वल टू 0 पर, ठीक है। आपने ये क्या लिखा, 0 S S एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ डेल्टा G इक्वल टू 0। अब गौर से कॉन्सेप्ट समझो, जब आप डेल्टा G इक्वल टू 0 पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हो तो उसको बोला जाता है Kp, उसको क्या बोला जाता है, Ksp, और उसकी वैल्यू क्या हुई, कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन और कंसंट्रेशन ऑफ Br आयन। और ये क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये क्या होता है, किसी मॉलिक्यूल का कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब जरा बताओ, यही बात गौर समझिएगा, इसी बात को डेल्टा G डज नॉट इक्वल टू 0 पे काउंट कर दिया जाए, तो जब डेल्टा G डज नॉट इक्वल टू 0 पे काउंट करते हो तो वहां क्या बोलते थे, QC, वहां क्या बोलते थे, QC। उसी बात को यहां पे क्या बोला जाता है, आयनिक प्रोडक्ट। उसी बात को यहां पे क्या बोला जाता है, आयनिक प्रोडक्ट, और उसकी वैल्यू क्या है, सेम। आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है जैसे वहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए QC की थी। QC भी क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसी तरह से यहां पर आयनिक प्रोडक्ट भी वही है, KSP भी वही लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ A आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ B आयन, A की जगह Ag लिख दिया है, A आयन। उसी तरह से यहां पर भी देखो सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ A आयन इंटू B आयन। आपको लग रहा है सेम लिखा है, मगर ये अलग अलग लिखी है, ये इक्विलिब्रियम पर है और ये इक्विलिब्रियम को छोड़कर है, और ये वेरिएबल होता है। एक ही मॉलिक्यूल का सॉरी बच्चों, एक ही मॉलिक्यूल का आयनिक प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है, मगर उस मॉलिक्यूल का KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अलग अलग नहीं हो सकता। जैसे AgCl है, AgCl का KSP कांस्टेंट है, मगर AgCl का आयनिक प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है, ध्यान रखिएगा, मगर AgCl का आयनिक प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है, इस बात को आप ध्यान रखें। तो दोनों डिक्टो सेम है। किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि सर आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो तुम आयनिक प्रोडक्ट समझो ही नहीं, तुम बस इसको ये मान के चलो जैसे वहां क्वेश्चन रेशियो, डिक्टो वही बात यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट की। डेल्टा G इक्वल टू 0 पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, जिसको यहाँ नाम दे दिया गया KSP, बस नॉमेनक्लेचर अलग अलग कर दिया गया, नहीं तो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। और डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 पर क्या होता है, QC, उसी QC का नाम यहाँ पे आयनिक प्रोडक्ट है, और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू वही है जो KSP की वैल्यू है, ठीक है, सेम फार्मूला सेम है, वैल्यू नहीं, सॉरी, फार्मूला सेम है, वैल्यू अलग अलग आएगी। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है किसी मॉलिक्यूल के लिए, इसकी वैल्यू वेरिएबल होती है। अब बात आइए हमें सिखाता क्या है, जरा बताना, वहां QC क्या सिखाता था, डायरेक्शन। यह भी आयनिक प्रोडक्ट भी यहाँ क्या सिखाएगा, डायरेक्शन, मगर यहाँ हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, हमें डायरेक्शन से ज्यादा जरूरत होती है कि मॉलिक्यूल कितना सॉल्युबल है, कितना सॉल्युबल नहीं है। तो हम यहाँ डायरेक्शन ना सीख के दूसरी चीजें सीख लेते हैं, जबकि दोनों का काम एक ही है, तो दोनों एक ही बात बताते हैं, डायरेक्शन। मगर उस डायरेक्शन को हम कुछ इस तरह से लेते हैं, किस तरह से लेते हैं जरा देखिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट क्या है, ये है, गौर समझिए, देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये, यदि किसी मॉलिक्यूल का आयनिक प्रोडक्ट उसके KSP से बड़ा है, यदि किसी मॉलिक्यूल का आयनिक प्रोडक्ट उसके KSP से बड़ा है, इसका मतलब वहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, वहां पर क्या है,
प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे गौर सुनिएगा, जैसे हम कह रहे हैं कि यार जो AgCl है पानी में 2 ग्राम डिसॉल्व होता है। मैंने कहा AgCl जो है वो पानी में 2 ग्राम डिसॉल्व होता है। किसी बच्चे ने 10 ग्राम डाल दिया तो बताओ क्या होगा? 2 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा, 8 ग्राम का क्या बनेगा? PPT बनेगा, प्रेसिपिटेट। बात समझ रहे हो? ये पूछा जा रहा है हमको थ्योरेटिकली कैसे पता चलेगा कि प्रेसिपिटेट है कि पूरा का पूरा डिसॉल्व हो गया है। हमको थ्योरेटिकली कैसे पता चलेगा कि किसी सॉल्ट को पानी में डाला है तो वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा कि प्रेसिपिटेट बनेगा? तो उसको बताने का ये रास्ता है। यदि उस मॉलिक्यूल का KSP तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा आती है इसका मतलब PPT बनेगा। और यदि कहीं पर प्यारे बच्चों ऐसा हो कि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से कम आती है, इसका मतलब वो क्या है? सॉल्युबल है और उसमें आप डाल सकते हो। इसका मतलब वो पूरा का पूरा सॉल्युबल हो जाएगा, तुम उसमें और मिला सकते हो। और क्या? इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि मोर सॉल्यूट అయ్యో ఇట్లా వచ్చిందేంది? ఇప్పుడే మనకు వచ్చింది. ఇప్పుడే వచ్చిందా? ఇప్పుడే వచ్చింది చూడు అన్నప్పుడు వచ్చింది. అది వద్దు. सॉल्यूट का मतलब यहां किससे है? सॉल्ट से। मोर सॉल्ट डिसॉल्व इन सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि आप अभी और सॉल्यूट डाल सकते हो और सॉल्ट डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि सारा का सारा सॉल्युबल हो गया है। और यदि ये दोनों आपस में इक्वल हो गए तो, यदि ये दोनों बच्चों आपस में इक्वल हो जाते हैं इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गई है। क्यों? इक्वल होने का मतलब आपने दोनों को एक ही जगह पे निकाल दिया है, इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम क्या है? आ गई है। इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है? अब इक्विलिब्रियम आ गई है, इसका मतलब यहां से प्रेसिपिटेट स्टार्ट होगा। जैसे ही कुछ 1-2 ड्रॉप और डाल दोगे तो प्रेसिपिटेट स्टार्ट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन स्टार्ट if 1 drop of salt further involve in 1 drop या any amount, जगह नहीं है, इसको थोड़ा इधर करके लिख देता हूं, any amount, ठीक है, फर्दर इन्वॉल्व इन सॉल्यूशन। ये देखो, इसका मतलब ये है अब KSP जो है आयनिक प्रोडक्ट के बराबर है। अब इसके बाद यदि आपने 1 ड्रॉप 1 पॉइंट भर भी अमाउंट डाला सॉल्ट का तो प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो 3 पॉइंट है ये हमें ये बता देते हैं थ्योरेटिकली, गौर समझिएगा, ये 3 पॉइंट हमें ये बताते हैं थ्योरी के माध्यम से, थ्योरी के बेसिस पे कि प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं। जैसे किसी ने कहा बताओ यार हमारे पास वाटर है उसमें हम 2 ग्राम AgBr डालेंगे तो प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कोई कहेगा यार ये तो एक्सपेरिमेंटल बात है, एक्सपेरिमेंट करके देखो। मगर तुम कहोगे नहीं हमारे पास आइडिया है। तुम उसका क्या करोगे कि IP निकाल दोगे, आयनिक प्रोडक्ट। और KSP किसी का कांस्टेंट होता है, वो तो कहीं से भी देख लो, बुक में मिल गया, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है। और उनको कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने पर पहली सिचुएशन आई कि तुम कहोगे नहीं यार PPT बनेगा, दूसरी सिचुएशन आई कि तुम कहोगे नहीं सॉल्युबल हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, तीसरी आई कि तुमने कहा सॉल्युबल हो गया है मगर इसके बाद यदि आपने डाल दिया तो PPT स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद डाल दिया तो क्या हो जाएगा? PPT स्टार्ट हो जाएगा। तो यार कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। आपका मन कर रहा होगा कि सर इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा, तो इस पर मेरे दोस्त काफी क्वेश्चन आते हैं। तो इस बात को जरा गौर से समझिए कि क्वेश्चन कैसा आएगा और हमें कैसा करना होगा। तो चलो यार दोस्तों की डिमांड पर इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन करके दिखाते हैं। देखो यार क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 100 ml 10 की पावर -2 मोलर
NaCl को मिक्स करा दिया गया है अगर 100 ml 10 की पावर -3 मोलर किसके साथ, AgNO3 के साथ, ठीक है, मिक्स करा दिया गया है। अब वो पूछ रहे हैं फाइंड आउट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl form or not. If KSP of AgCl is, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। If KSP of AgCl is 1 into 10 raised to की पावर -18, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब वो मेरे से पूछना चाह रहा है कि यार सर आप बता दो, तो हम लोगों ने कहा यार हम बता देंगे, ऐसी क्या बात है। क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि यदि हम दो सॉल्यूशन को मिला दें, पहला सॉल्यूशन दोस्त कौन है, पहला सॉल्यूशन जो है वो ये है 100 ml 10 की पावर -2 मोलर NaCl सॉल्यूशन। उसको ये कहना चाह रहा है कि यदि मैं इस सॉल्यूशन के साथ मिला दूं, इस सॉल्यूशन के साथ, दूसरा सॉल्यूशन कौन सा है दोस्त, 100 ml 10 की पावर -3 मोलर AgNO3। अब इनको जब आपस में मिक्स कर दोगे ऐसे, तो उसका पूछने का मतलब है कि जब मिक्स करोगे तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, और जब केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या उसमें पीवीटी बनेगा। आप सभी को पता है यहां से क्या मिलेगा हमें, Cl आयन, ठीक है, क्यों, रिएक्शन ऐसे होगी ना दोस्त, NaCl प्लस AgNO3, दोस्त आएगा क्या, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, ये सॉल्युबल होता है और ये पीबीटी होता है। ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का नाइट्रेट सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होता है। अब वो पूछ रहा है क्या इसका पीवीटी बनेगा कि नहीं जब रिएक्शन होगी। बात ये है, उसका कहना ये है कि ये देखो यार हमारे पास जो सॉल्यूशन आ रहा है इस तरह का सॉल्यूशन आएगा कि इसमें पीवीटी आएगा कुछ इस तरह का, इसके साथ साथ प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा, ऐसा AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इस तरह का प्रेसिपिटेट भी फॉर्म होगा, ये प्रेसिपिटेट है ऐसा। तो मैंने कहा यार कैसे पता लगेगा, तो कैसे पता लगेगा, आयनिक प्रोडक्ट से। अब आयनिक प्रोडक्ट कैसे आए, गौर समझिए, किसका प्रेसिपिटेट पूछ रहे हो, AgCl का, कि क्या AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं। तो दोस्त जिसका प्रेसिपिटेट पूछ रहे हो बनेगा कि नहीं, उसी का आयनिक प्रोडक्ट निकालोगे ना, उसी के KSP और उसी के आयनिक प्रोडक्ट में कंपेयर करोगे। तो उसका KSP तो क्वेश्चन में दिया है, तो दोस्त उसका आयनिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। और मेरे प्यारे बच्चों उसका आयनिक प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, सेम फार्मूले से, कि आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ Ag आयन इनटू एक्टिव मास ऑफ Cl आयन। अब Ag आयन और Cl आयन का कंसंट्रेशन कहां मिलेगा, जरा देख के बताओ, यहां नहीं मिल पाएगा। आपको यहां पर क्या दिया है, NaCl का कंसंट्रेशन दिया है, तो दोस्त यार NaCl का दिया है तो उसके आयन का भी तो मिल जाएगा, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि किसी भी आयन का कंसंट्रेशन निकालना हो तो उस आयन का कोएफिशिएंट, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो वही बात यहां पर चिपका दो, तो वहां पर चिपकाते हैं। तो जरा देखना, NaCl का दिया है आपको, ये देखो, ठीक है, मोल बनाओ, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, जरा गौर से ध्यान देखिएगा, मोल बना रहा हूं, 100 इंटू 10 की पावर -3, क्या हो गया, लीटर में वैल्यूम हो गया। अब इसमें 10 की पावर -2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, मोल। किसके मोल आए, NaCl के। और दोस्त जो NaCl के मोल होंगे वही तो Cl आयन के मोल होंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर 1 लिखा है, तो ये आ गए Cl आयन के मोल। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर Ag आयन के भी तो मोल निकालो, तो निकाल देते हैं। यहां पर भी वही काम किया, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं 100 इंटू 10 की पावर -3, लीटर में वॉल्यूम बन गया है, इंटू 10 की पावर -3 मोल बन गया। m इंटू वी करोगे तो मोल बन जाएगा ना यार। और किसके मोल बने, किसका कंसंट्रेशन था, AgNO3 का, तो मोल किसके आएंगे, AgNO3 के आएंगे। मगर यार इसमें Ag आयन कितना है, 1 रेशियो में है, तो जो AgNO3 के मोल होंगे वही तो दोस्त Ag आयन के मोल होंगे। तो ये आ गए मोल ऑफ Ag आयन। इतनी बात क्लियर है ना यार। अब चिपका दो, चिपकाना क्या है, जरा देखो, यहां पे हमें किसका कंसंट्रेशन रखना है, Ag आयन का। मोल किसके रखने हैं,
Ag आयन के। तो यार देखो मैंने अब डायरेक्ट कर रहा हूं 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, 10 की पावर -6 और 100 का मल्टीप्लाई है तो 10 की पावर -4। ये क्या है? मोल। यहां क्या रखा जाता है? कंसंट्रेशन। मोल पर लीटर रखा जाता है दोस्त। तो यार मोल, गौर समझिएगा, मोल डिवाइडेड बाई लीटर। लीटर कितना आया? 100 ml तुमने ये मिलाया, 100 ml तुमने ये मिलाया, तो दोस्त ये कितना हो गया होगा? 200 ml हो गया होगा ना यार। क्यों प्यारे बच्चों? इतना तो कर ही लोगे यार, मार खाने वाला काम थोड़ी करोगे कोई तुम। तो जरा देखो 200 ml आया और आप कहोगे कि सर हमको इसको लीटर में रखना है, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई भी मार दिया। ये आ गया Ag का कंसंट्रेशन। इसी तरह से Cl का कंसंट्रेशन निकालो, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -5 और 100 का मल्टीप्लाई है तो समझ गया 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई, ये तो मोल आए, वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम कितना है? 200 इंटू 10 की पावर -3। अब यार इसको जरा सॉल्व कर लो। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करोगे तो सभी बच्चों को पता है कि वैल्यू आने क्या वाली है। देख लो यार, ये 10 की पावर -7 है, ये 10 की पावर -6 है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 होगा, ये 4 जीरो और है तो 10 की पावर -5 आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो तो अपना संभाल लेना। तो 1/4 इंटू 10 की पावर -5 आया। तो KSP की वैल्यू आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई? 1/4 इंटू 10 की पावर -5। KSP दोस्त कितना दिया है? 1 इंटू 10 की पावर -8। जरा मेरे को बता सकते हो कि इसको हम कैसे करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर क्या है? आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा आ रही है, और यदि आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू KSP से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब देखो जरा, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू यदि KSP से ज्यादा आएगी तो क्या होगा? प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। क्यों? ये देखो, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू 10 की पावर -5 में आ रही है और KSP 10 की पावर -18 में दिया है। इसका मतलब आयनिक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है यार, और आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। इसका मतलब तुम चिल्ला के बोल पाओगे कि सर यहां पर AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा, यहां पर AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इस पर बेस्ड होंगे कि सर ऐसा है, ये दो सॉल्ट मिलाए जाएंगे तो बताओ जरा प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो उसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, जिसका प्रेसिपिटेट पूछा जाए, गौर समझिएगा, जिसका प्रेसिपिटेट पूछा जाए उसी का आयनिक प्रोडक्ट निकाल दो, उसी का आयनिक प्रोडक्ट निकाल दो और फिर कंपेयर कर लो। और कंपेयर करना तो तुम जानते ही हो यार, है ना। आए दिन नंबर कंपेयर करते हुए सर मेरे 4 नंबर आए, पड़ोसी वाले के 5 नंबर आए, इसलिए हम दुखी हैं कि उसका 1 नंबर ज्यादा क्यों है। तो ये कंपेयर करना तो तुम्हें आता ही है, तो चिपका लोगे क्वेश्चन को, आगे बढ़ाया जाए। इस बात को समझ गए हो ना कैसे करना है। अब यार दोस्तों थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और ध्यान होगा कि एक बात और पूछी जाती है, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। ये क्या होता है इसको जरा समझाते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, और इस पर जब क्वेश्चन आता है तो कैसे किया जाता है इस बात को ध्यान देते हैं। ठीक है, जरा देखो यार, पहले तो मैं आपको इसकी सिचुएशन बताता हूं, जैसे आपको आइडिया हो जाए कि हम लोग समझेंगे क्या इस कॉन्सेप्ट के अंदर। देखो यार, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जो अभी पीछे पढ़ाया है ना आयनिक प्रोडक्ट, डिट्टो वही चीज है, बस हेडिंग का नाम चेंज है, नॉमेनक्लेचर चेंज है, और नॉमेनक्लेचर पे हम लोग कभी जाते नहीं है। देखो यार दोस्त, ये एक ऐसी चीज है, इसमें 0.1 मोलर NaCl पड़ा है और इसी में 0.1 मोलर NaBr पड़ा है। इसका मतलब आप चिल्ला के बता पाओगे कि सर इसमें 3 टाइप के आयन है। मैंने कहा कौन कौन से आयन है, तो एक बच्चे ने कहा सर सोडियम आयन है, फिर Cl आयन है और फिर Br आयन है। यही तो बात है। अब किसी बच्चे ने कहा सर यार देखो यार मजा नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि सारा का सारा सॉल्यूशन है, इसमें पीपीटी नहीं है। तो एक शरारती बच्चे ने क्या किया, ऊपर से AgNO3 डालना चालू कर दिया, ऊपर से AgNO3 का सॉल्यूशन डालना चालू कर दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ऐसे बीकर पकड़ा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, 1 ड्रॉप टक नीचे आ गया AgNO3 सॉल्यूशन में कि देखो पीवीटी बना कि नहीं, दूसरा ड्रॉप टक पीवीटी बना कि नहीं। अब वो मेरे से पूछना चाहता है कि सर ये बताओ कि AgCl का पीवीटी पहले बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, या AgBr का प्रेसिपिटेट पहले बनेगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जरा बताओ यार दोनों में से पहले केस किसका प्रेसिपिटेट बनेगा। बात समझ पाए, सिचुएशन पहले समझ लो कि हमें पूछना क्या है, करना क्या है। करना क्या है मैं समझाऊंगा, पहले सिचुएशन समझ गए क्या। हमारे पास एक सॉल्यूशन है मिक्सचर का, देखो यहां NaCl भी है और NaBr भी है, ऊपर से AgNO3 डालना चालू किया। हम जानते हैं कि NaCl और NaBr
प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं। मगर जैसे ही AgNO3 डालेंगे तो रिएक्शन होगी, AgBr बनेगा और AgCl बनेगा, और ये दोनों ही दोस्त प्रेसिपिटेट बनाते हैं। तो किसी बच्चे ने कहा सर पहले किसका प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट होगा? क्या दोनों एक साथ प्रेसिपिटेट बनाएंगे या कोई ऑर्डर है? और ऑर्डर है तो हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों यार समझो, ऑर्डर है। देखो हमें KSP दिया होगा, इसका KSP कितना मैंने सपोज किया 1 × 10⁻18, किसका? AgCl का। इसका भी KSP दिया होगा 1 × 10⁻24। अब यदि इस बात को केमिस्ट्री से सॉल्व करोगे तो टफ है, मगर जरा सी मैथ्स लगा दो ना तो ये सबसे रद्दी टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछा जाता है। मगर केमिस्ट्री से सॉल्व करना बहुत टफ है, तो हम केमिस्ट्री से नहीं थोड़ी सी मैथ्स से सॉल्व करते हैं। जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। यदि वो पूछता है कभी कि सबसे पहला किसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, सबसे पहले किसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो आप कॉन्सेप्ट चिपकाने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सब तो कहानी थी, अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना उस पर आते हैं। उसने पूछा यार सबसे पहले बताओ किसका प्रेसिपिटेट बनेगा, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, जिसका KSP ज्यादा होगा उसी का, जिसका KSP मैक्सिमम होगा उसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले फॉर्म होगा। प्रेसिपिटेट फॉर्म फर्स्ट। जिस ऑर्डर में KSP होगा उसी ऑर्डर में प्रेसिपिटेट। जिसका KSP सबसे ज्यादा होगा, सॉरी उल्टा लिख गया है, ध्यान रखिएगा, मैं इसको अभी रफ कर देता हूं। देखो मिनिमम लिखना है, मैक्सिमम नहीं। जिसका KSP सबसे मिनिमम होगा, रेसिप्रोकल है, उसका प्रेसिपिटेट सबसे पहले फॉर्म होगा। अब KSP किसका मिनिमम है जरा चेक करके बता सकते हो? AgBr का KSP कम है कि AgCl का? AgBr की वैल्यू ये है, AgCl की वैल्यू ये है 1 × 10⁻18, और AgBr की दोस्त वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻24। तो जरा बताओ यार KSP कम किसका है? इसका कम है। तो यदि किसी ने पूछा KSP का ऑर्डर क्या है, मतलब प्रेसिपिटेट फॉर्म करने का ऑर्डर क्या है, तो प्रेसिपिटेट सबसे पहले बनेगा AgBr का, फिर देन फॉर्म AgCl। ऑर्डर ये होगा, सबसे पहले प्रेसिपिटेट इसका आएगा फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे प्रेसिपिटेट फॉर्म करना ये चालू करेगा। दोनों कभी एक साथ प्रेसिपिटेट फॉर्म करना नहीं चालू करते। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ पाए। यदि तुमसे कोई पूछता है कि इनमें से किसका प्रेसिपिटेट पहला बनेगा, तो ये, और ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगाओगे, गौर सुनिएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट लगना कब है, अभी कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। इस जगह को थोड़ा सा खाली कर लेते हैं, या मैं ऊपर लिख देता हूं कि ये वाला कॉन्सेप्ट कब लगाते हैं, जब क्या हो, कैटायन एंड एनायन के मोलर रेशियो सेम हो। मोलर रेशियो कैसे हो दोस्त? सेम हो। यदि कैटायन और एनायन के मोलर रेशियो सेम है, तब आप क्वेश्चन को कभी मत सॉल्व करो, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, ठीक है। कैसे? ये यहां पर मैंने थोड़ी सी मैथ्स लगा दी है, और वो मैथ्स आप चाहो तो चुटकियों में समझ सकते हो, क्योंकि वो मैथ्स 9-10 की नहीं है, 6-7 की मैथ्स है, ठीक है। कैसे? देखो जरा, इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट चिपका लो। क्या? यदि कोई इस तरह की सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए, ऐसे बहुत आते हैं, क्या कि यार हमारे पास एक सॉल्यूशन का मिक्सचर है, ऊपर से हम AgNO3 डाल रहे हैं, तो जरा बताना किसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा, AgCl का, AgBr का, Agi का। तो ये देखो इनके मोलर रेशियो सेम है, Ag कितने हैं 1, Cl कितने हैं 1, Ag कितना है 1, Br कितना है 1। ऐसा कोई मॉलिक्यूल यदि पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, जिसका KSP कम होगा उसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा। आप कुछ मत सॉल्व करो, डायरेक्ट ऐसे ही चिपका दो, ठीक है। जिसका KSP कम होगा उसका प्रेसिपिटेट पहले बनेगा। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके लिए देखना क्या है, कैटायन और एनायन के मोलर रेशियो दोस्त कैसे होने चाहिए, सेम होना चाहिए। मगर यदि केस में कोई ऐसा चेंज आ गया तो गौर समझिए। अब हम इसी पर थोड़ा सा और रिसर्च करते हैं और केस नंबर 2 की ओर ले चलते हैं। यदि हमसे वो ऐसा मॉलिक्यूल पूछ रहा है दोस्त, जिसमें, यदि हमसे कोई ऐसा मॉलिक्यूल पूछ रहा है जिसमें मोलर रेशियो अलग अलग हुए, तो जैसे इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं बच्चों की डिमांड पर। उसने कहा सर यार ये बात तो ठीक है आपकी, हम मान लेते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया तो हम ऐसे कर देंगे, मगर मान लो वो ऐसा क्वेश्चन देता ही नहीं है कि नहीं। कोई पेपर हम और आप तो बनाएंगे नहीं, पेपर तो बनाने वाला कोई अलग आदमी है, और वो भी पढ़ रहा होगा हम ही से केमिस्ट्री, तो इस तरह से तो पेपर बनाएगा नहीं, तो वो पेपर को चेंज कर देगा, और जब वो पेपर को चेंज कर देगा तो हम कैसे करेंगे। तो चलो यार देखो, अब आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर ले चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि यार वो सॉल्यूशन ऐसा कुछ कर देता है तो हम कैसे करेंगे,
ठीक है, CrO4 क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन यहां पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 3 होता है। तो दोस्त ये है, गौर समझिएगा। उसने कहा कि यार 0.1 मोलर NaCl है और 0.1 मोलर सोडियम क्रोमेट है, इसका मिक्सचर है और इसमें ऊपर से AgNO3 डालना चालू किया है। तो एक प्रेसिपिटेट बनेगा AgCl का, जिसका KSP वो देगा, KSP इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻18। एक KSP मतलब एक जो प्रेसिपिटेट बनेगा इसका बनेगा, तो इसका यहां पे जरा 2 लिख लीजिए। हाँ मेरे दोस्त, इसका कितना बनेगा? तो जरा देखो, इसका बनेगा Ag2CrO4 और इसका KSP मेरे दोस्त मैंने आपको दे दिया है कुछ इस तरह से। गौर से देखिए, ये वैल्यू है 3 आयन आएंगे तो ये वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻⁻36। ये देखो, अब वो मेरे से पूछ रहा है जरा बताना यार इसमें से प्रेसिपिटेट किसका पहले फॉर्म होगा। अब तो मोलर रेशियो अलग अलग है, ये देखो 1:1 और 2:1। पूरा क्रोमेट आयन के नीचे कितना है? 1। अब केस क्या है, अब कॉन्सेप्ट जरा समझो। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? कॉन्सेप्ट, इफ मोलर रेशियो ऑफ cation and anion are डिफरेंट। अब ऐसी सिचुएशन में दोस्त क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, बहुत सिंपल है। जरा देखो, आप क्या करोगे, इसमें Ag आयन का कंसंट्रेशन निकाल दोगे जो ऊपर से डाला जा रहा है। Ag आयन मींस क्या? जो भी ऊपर से सॉल्यूशन डाला जा रहा है, जो भी ऊपर से सॉल्यूशन डाला जाएगा उसका कंसंट्रेशन निकाल दोगे। क्या निकाल दोगे? कंसंट्रेशन। और जिसका कंसंट्रेशन मिनिमम आएगा उसी का प्रेसिपिटेट पहले बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट क्या है? अब हम क्या करेंगे, अब हम Ag आयन का कंसंट्रेशन निकालेंगे। कैसे निकालोगे? तो यार ये निकालना तो तुम जानते ही हो, सुबह से एक ही बात तो सिखा रहा हूं यार कि हम लोग सॉल्बिलिटी कैसे निकालते हैं। इसकी सॉल्बिलिटी के लिए ये फार्मूला आएगा और दोस्त इसकी सॉल्बिलिटी के लिए क्या आएगा? Ag आयन की सॉल्बिलिटी, क्रोमेट आयन की सॉल्बिलिटी। ये देखो, क्रोमेट आयन और Ag आयन, देखो क्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन यहां से मिल गया, 100% डिसोसिएट हो रहा है। तो क्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन मेरे दोस्त कितना हुआ? 0.1 मोलर। हुआ कि नहीं हुआ? यहां पे Cl आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? 0.1 मोलर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब ये दोनों कंसंट्रेशन तो यहां से मिल जाएंगे सॉल्यूशन से। Ag आयन का कंसंट्रेशन तुम निकालोगे, KSP दिया है, और जिसका Ag आयन मिनिमम आए वो प्रेसिपिटेट पहले बनाएगा। जिसका Ag आयन मिनिमम आए वो प्रेसिपिटेट पहले बनाएगा। Ag आयन का मतलब ये नहीं कि दोस्त तुम Ag आयन ढूंढने लग जाओ, जो ऊपर से डाला जाएगा। पता चला यहां से कोई और मॉलिक्यूल डाल दिया गया है, ठीक है, और तुम Ag आयन ही ढूंढने में लगे हो कि सर ने तो Ag आयन कहा था। Ag आयन कहां है? हाँ, तो भैया जरा ध्यान रखना कॉन्सेप्ट का। जो मॉलिक्यूल ऊपर से डाला जा रहा है वो Ag की जगह Hg डाला जाएगा तो Hg का निकालोगे, Zn डाला जाएगा तो Zn का निकालोगे। ठीक है, इस बात पे बहुत अच्छे से फोकस रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इस बात को समझ पा रहा हूं? प्रेसिपिटेशन वाला सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब है कौन पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा। यदि कौन पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा इस पर क्वेश्चन पूछता है तो कुछ मत करो, सिर्फ इतनी सी बात समझो। यदि मोलर रेशियो सेम है तो जिसका KSP कम है उसका प्रेसिपिटेट पहले आएगा। ठीक है, यदि कैटायन और एनायन के मोलर रेशियो डिफरेंट है तो बस इतना ध्यान रखो, जो ऊपर से डाला जा रहा है उसका कंसंट्रेशन निकाल लो। ऐसे कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? पुराने वाले फार्मूले से। और जिसकी वैल्यू कम आएगी, जिसमें कंसंट्रेशन उसका कम आएगा, वही प्रेसिपिटेट पहले बनाएगा। सपोज करो ये वाला Ag का कंसंट्रेशन कम आया तो AgCl पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा। यदि इसका कंसंट्रेशन कम आता है तो Ag2CrO4 क्या करेगा? प्रेसिपिटेट पहले बनाएगा, मतलब सिल्वर क्रोमेट पहले प्रेसिपिटेट बनाएगा। इस बात को आप अच्छे से समझ गए हो? सारी बातें आप लोगों ने अच्छे से कर ली हैं। तो इन सभी बातों को यदि आप समझ गए हैं तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है क्या कि सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त कि आयनिक इक्विलिब्रियम में जो बातें बताई हैं उनको 2-3 बार रिवाइज करो। क्यों? क्योंकि यहां पर लॉजिकल बातें बहुत सारी हैं।
ठीक है। और सिचुएशन बहुत सारी हैं जो जरा सी न्यूमेरिकल वैल्यू से सिचुएशन को चेंज करती हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि नोटबुक को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करें और क्वेश्चनों को अच्छे से फॉर्म करें और मेरी बातों को गौर से याद रखें। और सभी बच्चों को एक ही बात कहना चाहूंगा, लड़ोगे तो जीतोगे। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।